नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प इरा की, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है इसकी। ट्रम्प 2.0 अगर मैं कहूँ तो उसमें किस तरह की चुनौती रहने वाली है, और उससे पहले जो एक विवाद क्रिएट करने की कोशिश की गई विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोटो को लेकर, कई लोग ये सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की केमिस्ट्री की बहुत बात की जाती है। अब इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से तो अम्बेसडर दीपक वोहरा से बेहतर कोई शख्सियत हो ही नहीं सकती, और इसीलिए मैं सर को लेकर आई हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। और विदाउट टेकिंग मच टाइम, हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी टीम के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, जिसमें इंडियन ओरिजिन के कई मेंबर्स हैं, और उसे लेकर कम से कम परसेप्शन वाइज तो ऐसा लगता है कि इट्स ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इट कैन इजीली बी प्रो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उससे पहले ये जो एक कंट्रोवर्सी हुई, जो मुझे लगता है बहुत ही अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प को प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था? क्या वो गुंजाइश थी? और अगर उन्होंने नहीं बुलाया और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए, जो कि फ्रंट रो में बैठे, इसका क्या मतलब है सर? सबसे पहले तो क्रिटिक्स को ये समझाइए। बधाई हो कि आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पे होता है। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स एंड आई मीन थैंक दिस यू। वेरी सिंसियरली। यू आर वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ और मैंने कई विजिट्स हैंडल किए हैं एट द टॉप लेवल। ये नहीं होता कि हमने इनविटेशन भेज दिया तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो लोग विदेश सेवा से परिचित नहीं है उनके लिए ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैं किसी एक देश में हूँ और वो चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति उस देश में आए। तो ये नहीं होता कि इनविटेशन भेज दिया, वो नहीं आए, देखो जी हमारी बेइज्जती कर दी है। नहीं, पहले वो मेरे पास आएंगे और पूछेंगे कि भाई ये तारीख हमारे पास 22-23 इस महीने की, इस साल की, क्या भारत के राष्ट्रपति कहीं कमिटेड है ट्रैवलिंग के लिए? फिर मैं दिल्ली वो मैसेज भेजता हूँ कि भाई क्या कोई कमिटमेंट है? जवाब आता है जी कोई कमिटमेंट नहीं। फिर वहां से आता है प्रश्न, अगर हम उनको यहाँ बुलाना चाहें क्या वो स्वीकार करेंगे? वो फिर दिल्ली जाता है, दिल्ली से जवाब आता है हाँ हम स्वीकार करें। तब फॉर्मल इनविटेशन आता है। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं भाई ये तारीख पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विदेश मंत्री फ्री नहीं है, बाकी किसी डेट पे फ्री हो सकते हैं, इस टाइम उनकी प्रायर कमिटमेंट्स है। अब नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, एरेंट टोटल नॉनसेंस। वो कम्युनिकेशन आया होगा, कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर ने, मेरा मानना है, आई हैव नो, well let me just say that I don't want to say anything that might be dealing with official matters, कि भाई हमने बोला होगा कि ही इज बिजी, उनके कुछ और हैं, ये कई चीजें यहाँ पे इस समय चल रही हैं। एंड यू नो गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ये तो नहीं है कि सुबह 10 बजे चले और मैं दोपहर के 1 बजे तक वापस आ जाऊंगा, बिकॉज यू हैव अ फ्लाइट ऑफ 12 आवर्स और 14 आवर्स इन योर टू नाइट एटसेट्रा। तो 2-3 दिन टू बी अवे फ्रॉम द कंट्री इस टाइम पे शायद उनके लिए मुनासिब नहीं था। एंड डॉक्टर एस जयशंकर हु इज एन आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट, मेरे कॉलीग रहे हैं भारतीय विदेश सेवा में। I mean, on a scale of 1 to 10, अगर मैं दुनिया के विदेश मंत्रियों को रैंक करूं, 1 being not very good, 10 being the best, he would rank 15. He's absolutely outstanding. तो वहां गए, वहां बैठे, उनको सम्मानित किया गया, हाथ मिलाया, फिर एक क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी। वो मुझे पता नहीं है हुई है कि नहीं, क्योंकि मार्को रूबियो को स्वेर इन किया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। 3 देशों के विदेश मंत्री तो वहां पर थे, ऑस्ट्रेलिया का था, जापान का था और हमारे थे। और अगर रूबियो को स्वेर इन कर लिया है तो फिर वो चौथे होंगे और उनकी मीटिंग होगी। आई डोंट नो अभी तक हुआ है कि नहीं। तो ये प्रोटोकॉल होता है जब हम विजिट्स की बात करते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मैं प्यार से मैक डोनाल्ड ट्रंप कहता हूं क्योंकि वो बिजनेस में है, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं मिला हुआ हूं उनसे, सुना हुआ हूं। लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस, ही इज ए बिजनेसमैन। इनकी किताब आप पढ़िएगा, किताब का शीर्षक है आई थिंक 1984, द आर्ट ऑफ द डील। तो ये हर चीज में ही लाइक्स टू सी इट ट्रांजैक्शनल। 3 चीजें आप डाउट नहीं कर सकते इनके बारे में, जैसे आप नरेंद्र भाई मोदी के बारे में कोई डाउट नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे जो क्या कहते हैं पेसिमिस्टिक इंसान है या सेनाइल है या दुखी, सबसे बड़ी दुखी आत्मा भी डिनाई नहीं करे। फर्स्ट, हिज लव फॉर अमेरिका, जस्ट एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लव फॉर इंडिया। दूसरी चीज अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि अमेरिका अपनी वो सिचुएशन वापस हासिल करे उसके पास होती थी, और जिसने पिछले कुछ सालों में अमेरिका की छवि को 2-4 झापड़ पड़े थे दुनिया भर में।
अफगानिस्तान से भाग गए, इधर से चले गए, उधर से चले गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलवेज टॉक्स ऑफ भारत एज अ विश्व गुरु। कहते कि हम लोगों ने सिखाया था, हम बहुत कुछ, हमारी छवि बड़ी अच्छी थी, आज हम फिर वापस आ गए हैं एज लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मेम साहब 150 देश हैं ग्लोबल साउथ में और वो भारत को मानते हैं। और जब मैं अफ्रीका में जाता हूँ जहाँ 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, तो कई बार वहाँ के लीडर्स मुझसे कहते हैं, मिस्टर एम्बेसडर, हम लोग अमेरिका की तरह बनना चाहते हैं, हम लोग यूरोप की बनना चाहते हैं, वी वांट टू बी डेवलप्ड लाइक देम। फिर मैं उनको जवाब देता हूँ, मैंने कहा तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, भारत की तरफ देख और कहीं मत देख। वी आर अ रोल मॉडल, वी आर ऑलरेडी अ विश्व गुरु। सो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज अबाउट डोनाल्ड ट्रंप में, अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। देयर इज नो डबल टॉक इन व्हाट ही डज। अमेरिकन के साथ क्या होता है, मैं तो रहा हूँ वहां, आई डन अ पोस्टिंग, आई ट्रैवल एवरी ईयर, दोनों बच्चे हमारे पास है। अब आप बैठी हुई हैं, लेट मी पुट ऑन माय चश्मा टू सी आपने कौन से रंग की कमीज पहनी है। इज इट व्हाइट? It's white and The grey. sweater you're wearing is gray, and is it a white shirt? All right. It's a woolen top which has a white collar. Now, with the white collar, an American would come up to you and say, Miss Tyagi, it's very beautiful. He's never met you. You're walking in the mall, he'll come. Or somebody will come up to you, Miss Tyagi, I don't like this on you. It doesn't suit you. ये बड़े फटे मुंह होते हैं. But they don't mean it out of malice. They say it out of good. They're very friendly people. Second thing, America has for centuries, at least for 2 centuries, being has been used to being number one. You know, particularly after the Second World War. वो नंबर 2 नहीं थे, they were joint number 1 with the Soviets. सोवियत संघ चला गया तो अमेरिका, एक अमेरिकन सेनेटर ने, मैम जब मैं वहां था जब सोवियत संघ टूटा, अमेरिका में अगर आपने पुलिस को बुलाना होता है तो कैन यू हियर सम क्रैकिंग ऑन द साउंड, सम क्रैकलिंग साउंड्स, और इज इट ओके? लेट मी सी, आई एम यूजिंग अ स्पीकर, लेट मी सी इफ आई कैन रिड्यूस द वॉल्यूम. कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर स्टिल? Yes, sir, I can hear you loud and clear. Right. तो क्या होता है कि एक सेनेटर थे, अब मैं उनका नाम भूल गया, आई वाज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1993। अमेरिका में जब पुलिस को बुलाना होता है, एम्बुलेंस को आपातकालीन स्थिति होती है, यू डायल 100 या 911, आई बेग योर पार्डन। भारत में तो आप करते हैं 100, वहां पे 911। और उस समय उन्होंने बड़ी फेमसली कहा था, जब दुनिया डायल करती है 911, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड डायल्स इट्स इमरजेंसी नंबर, तो उसकी घंटी बजती है वॉशिंगटन। यानी हम दुनिया के ग्लोबो कॉप है, किसी को कोई तकलीफ हो, टाइगर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दैट वाज आई डोंट नो, some people will say arrogance, but that is self confidence कि हम करते हैं। बराक ओबामा साहब गए थे। I'm giving you a few historical examples so that your listeners, and you have a huge fan following, they can understand. बराक ओबामा गया चाइना और वहां पे बोला, दिस इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और फिर पता नहीं उसके आर्मी चीफ ने क्या बोल दिया जाके चाइनीज आर्मी चीफ को कि यार देखो, आपकी फौज हमारी फौज बराबर की है, क्या उसमें क्या दिक्कत है? तो चाइनीज बोला, अरे हमारी फौज आपकी बराबर की है तो आधी दुनिया पे तुम हुकूमत करो, आधी पे हम करेंगे। बराक ओबामा को इतना गुस्सा आया जब उसने ये सुना कि एक दिन के बाद जाके कहता है, वी हैव द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियड, मेरा मुकाबला करने की कोशिश मत करो। इन्होंने उसी वक्त भी एक संकेत दिया था जो अमेरिका लेना नहीं चाहता था, कि देखो हम आपके बराबर तक पहुंच चुके हैं और अब हम आपसे आगे निकल जाएंगे। अमेरिका डजंट लाइक दैट। मैम जब महामारी हुई थी, अगेन अ पर्सनल एनेक्डोट, आई वाज इन वॉशिंगटन, आई वाज इन न्यूयॉर्क, माय सन लिव्स देयर, तो हम लोग घूम रहे थे, माय ब्रदर लिव्स देयर। So my bhabi said to me कि भाई we need to buy for the kitchen a new refrigerator, medium size का, तो आप चलिए let's go to the store nearby and buy. मैं गया और ये conversation मेरे सामने हो रही है. We selected the model, then we asked the salesperson, can you have this delivered? He says, madam, after 3 months. She said, why? And now I'm quoting him, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे. He said the supply chains have been disrupted because of the virus unleashed by these, please forgive me, damned Chinese. This was his words. Because America, you're not used to waiting for anything. There's no such thing as कि 3 दिन के बाद उसी वक्त on the spot instant transaction. So that was a feeling across. न्यूयॉर्क पुलिस ने अपने जो ईस्ट एशियन, क्योंकि चीनियों अमेरिकन को क्या पता ये चाइनीज हैं, कोरियन है, वियतनामीज हैं, जापानीज, वो सब एक जैसे लगते हैं, तिरछी आंखों वाले. You know, the Americans have this very curious kind of assessment about people from East Asia. New York Police Department withdrew all its officers of East Asian origin.
क्योंकि जो बात का जो इफ दे एवर मेट एन अमेरिकन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स तो उनकी तरफ देख के कहता था वायरस आ रहा है, वायरस आ रहा है, भागो यहाँ से. Now that was the feeling. So there's no goodwill for China. People across street. Therefore today हम हमने आपको बैकग्राउंड बता दिया है. ट्रम्प साहब ने क्या बोला है कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज है. पहला उसने बोला इमिग्रेशन. आई एम गोइंग टू स्टॉप इट. और वो क्यों? क्योंकि 1 करोड़ कोई फिगर हम सुनते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए. ये जो बुड्ढन साहब थे, बुजुर्ग हुआ जिनका दिमाग नहीं काम करता, क्या नाम था उसका जो अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट हट गया, वो और उसकी जो डेप्यूटी थी कमाला हैरिस, तो उन दोनों ने तो उन सबको आने दिया कि पकड़ लो और फिर छोड़ दो. और फिर उनका वोट बैंक बनता था एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ चीजें चीप लेबर बनता था. बट दैट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस पॉलिसी फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका. 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की. अमेरिका के आप 34-35 करोड़ को छोड़ दीजिए. अमेरिका कल कहता है जी देखो कोई वीजा नहीं, जिसने अमेरिका आना आ जाओ, 750 करोड़ वहां चले जाएंगे जहाज लेकर. बिकॉज इट इज द ड्रीम मैम. जितनी मर्जी गाली दीजिए आप उस देश को, जितनी मर्जी आलोचना करिए, इट इज द ड्रीम. और आपके कई मैम, It is an American dream for any outsider. बड़ी थी. और फिर मेरे कई मित्र हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं भारत में, और दूसरे हैं सिविल सर्वेंट्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, बिजनेस में हैं, कि मैं बड़ा अच्छा लगा. हाँ यार बढ़िया नो, आप तो अमेरिका में इतनी दे रहे हैं, बड़े अजीब लोग हैं. तो बेटा आपका बेटा कहाँ है? वो अमेरिका में पढ़ता है. So you understand, you know, it's the dream, it's the American dream for everybody. तो पहली चीज उसने कही मैं इमिग्रेशन रोकूंगा. और मैं मेक्सिको, उसने पहले भी आदेश उनको चेतावनी दे दी थी बिफोर ही वाज सोन इन. बहुत से लोग वहां से आते हैं, वो फेंटेनिल ड्रग भी आता है मेड इन चाइना, मेक्सिको के थ्रू आता है, वो सब मैं बंद करा. अब क्या किया उन्होंने? मेक्सिको तो हंसा था, हाँ देख लेंगे क्या कर लेगा. क्या किया इसने? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की. ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है. मैं मिसेस गांधी गई थी 1982, अगेन पर्सनल एनेक्डोट ताकि लोग समझ पाए. हमने हॉटलाइन लगानी थी बिटवीन द प्लेस वेयर शी वाज स्टेइंग एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस दिल्ली में. कहने का मतलब है वहां से वो फोन उठाएं, यहाँ पे वो रिंग करें. लेकिन अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के लिए हॉटलाइन लगाने से पहले, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज तक भी शायद वो लागू है, आपको डिफेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी चाहिए, पुलिस से लेनी चाहिए, FBI से लेनी चाहिए, CIA वाले भी देते हैं, होम मिनिस्ट्री, तरह तरह के, उसमें महीना लग जाता था. तो जब हमने उनसे कहा कि भाई अब वो परसों आ रही हैं, हमने हॉटलाइन लगवानी है, बोले दिस वी कांट, हमें इतना टाइम चाहिए. तो मैंने कहा तरीका क्या? बोले कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन जो उनके होस्ट थे, ही शुड डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, फिर हम एकदम कर देंगे. क्योंकि कांग्रेस का एक्ट है अमेरिकन पार्लियामेंट का कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, जो 130 या कुछ ऐसे पावर्स हैं जो कांग्रेस एक्सरसाइज करता है, कांग्रेस वो प्रेसिडेंट को दे देता है. तो हम उन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर कर दिया है, पहला फौज का काम नहीं है बॉर्डर पेट्रोलिंग, वो तो क्या है, वो बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विस का है. बट ही विल ऑर्डर द आर्मी, जाओ पेट्रोल करो, बिकॉज नाउ आई हैव द पावर. दूसरा, फंडिंग कहां से आएगी? अरे ट्रेजरी गई लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा में पिज्जा खाने के लिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, यू फाइंड द मनी, द मनी. अमेरिका के बारे में कहते हैं 1 करोड़ इलीगल्स हैं, और ये जो इलीगल्स हैं इनमें से अधिकांश वो हैं जो ये अपराध करते हैं. इसमें आतंकी हैं, ड्रग डीलर्स हैं, बहुत से लोग हैं. ही डजंट लाइक दैट एट ऑल, क्योंकि अमेरिका को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं ये अंदर से, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वोट बैंक के लिए, जो भी कुछ है. सो ही इज गोइंग टू स्टॉप इट, देयर इज नो क्वेश्चन. दीवार वहां बनाई जाएगी. लेकिन इससे जरूरी एक और चीज है मैम जो मैं आपको बताना चाहता हूं. इन्होंने पनामा कनाल, आप जानते हैं, कह दिया है कि हम उसको वापस ले रहे हैं, क्योंकि हमने आपको दी थी, ये गलती हो गई, हमारी कनाल है, पैसे हमने दिए थे, बनवाई हमने थी, हमारे लोग मर गए थे जब ये बन रही थी. अब इसकी कहानी ये नहीं है. पनामा कनाल इस समय मिस त्यागी ज्यादा गुड हेल्थ में नहीं है, पानी की कमी है, पानी उसका डूब रहा है. तो जो पानी के जहाज वहां से जाते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को लिंक करते हैं, उनको काफी देर वेट करना पड़ता है. 1 हफ्ता 2 हफ्ता पानी के जहाज रुकते हैं, पैसे देने पड़ते हैं. और इन्होंने अपने टैरिफ्स बना दिए हैं, तो पनामा तो पूरा फायदा उठा रहा है, क्योंकि हूती फूती शोर मचा रहे हैं यहाँ पर, तो जो शिप्स पनामा कनाल होके जाती हैं उसका फायदा उठा रहे हैं. ट्रम्प कहता है ये कनाल हमारी थी, हम वापस ले लें. इसका एक दूसरा कारण है. उसने बोला कि एक चाइनीज कंपनी पनामा कनाल को ऑपरेट कर रही है. हमने चीन को नहीं दी थी, हमने तो पनामा को दी थी. रियल रीजन मैं बताता हूं. मेक्सिको बना रहा है एक ट्रांस ओशियानिक कॉरिडोर जो लिंक करेगा द गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसे अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको विद द पैसिफिक ओशन.
तो ये होगा, आपके पानी के जहाज उधर आएंगे टू द, इफ यू लुक एट द मैप स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम योर राइट साइड, दे विल कम टू enter the Gulf of America from your right hand when you're looking straight at the map. और फिर by land, by train, वो कोई 180 या 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और दूसरी तरफ पैसिफिक में फिर पानी के जहाज में आपका सामान जाएगा। हाँ, 1-2 दिन हो सकता है ज्यादा लगेंगे क्योंकि काफी फासला बाय ट्रेन करना है, लेकिन अभी पनामा कनाल में भी 15-15, 10-10, 7-7 दिन का वेट होता है। इट विल बी क्विकर देन दैट। 6 बिलियन में होते हैं, $9 इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। और पैसा किसने लगाया है? टिंग टोंग, पिंग लिंग, टिंग पिंग। अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो उसको कंट्रोल करे। सो दिस इज अ वार्निंग टू चाइना एंड टू मेक्सिको। ये बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग बैक द पनामा कनाल, और हम पनामा कनाल को नंबर 1 वाटरवे फिर से बनाएंगे, और आपका ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, ये ठप हो जाएगा। यू नो, इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। और फिर ये पनामा, जब वो ठप हो जाएगा तो फिर पनामा कनाल की कीमतें और बढ़ाएगा, इसको तो पैसा चाहिए। So this is as far as Mexico is concerned. Terrorism है, drug trafficking है, etc. Strategic views. दूसरी मैम एक बड़ी अच्छी चीज जो उसने की है, he has given the presidential part, अच्छी चीज from his perspective, उन लोगों को जो कैपिटल में जो राइट्स हुए थे, जब लोगों ने कहा था कि इलेक्शन इससे छीन ली गई है, उनको इसने माफ कर दिया है। अब जो माफी जो बाइडेन ने दी थी in his last few days, including जनरल मार्क मिली को, जो उन्होंने माफ करे, अनकंडीशनल पार्डन, ये भी अमेरिकन संविधान की एक बड़ी अच्छी चीज है। कोई कातिल हो, कोई हत्यारा हो, कोई आतंकी हो, द प्रेसिडेंट कैन गिव हिम अनकंडीशनल पार्डन, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। इट्स क्लियर, वो खत्म हो गया, उसका रिकॉर्ड इज वाइप्ड क्लीन। तो उन्होंने मार्क मिली, एक अमेरिकन जनरल है जिनको ट्रम्प ने कहा ये देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने एक चाइनीज जनरल से बताया था कि देखो, अगर हम तुम पे जंग करेंगे तो हम आपको 2 दिन का नोटिस दे देंगे कि हम आपको ठोकने वाले। अरे ये कौन सी चीज हुई? तो मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब ने उससे पूछा होगा, क्या चाइनीज ने भी आपको ये बताया था जब हम ताइवान को ठोकेंगे तो 2 दिन का नोटिस आपको देंगे? व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू डू। बस वो था कि बड़ा मैं जनरल हूं और मैं ये करूंगा, और उसकी तस्वीर भी हटा दी है डिफेंस मिनिस्ट्री से। ये दूसरी चीज है, लोगों को पार्डन किया है। एक बार पार्डन हो जाए ना मैम, फिर आपको रिवर्स नहीं कर सकते। Once that pardon has been gazetted, जो हम कहते हैं गजेट ऑफ इंडिया, तो वहां का ये गजेट ऑफ अमेरिका नोटिफिकेशन, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरी चीज वो कर रहा है। और तीसरी चीज मैं समझता हूँ मैम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन लोगों के लिए, वो बात कर रहा है दैट वी हैव टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। ये जो इलीगल्स आते हैं इनको मैं बाहर निकालूंगा, नौकरियां अमेरिकन को मिलनी चाहिए, भले ही वो थोड़े से वो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, थोड़ी महंगी हो जाएंगी, बट इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसको हम कहते हैं रीशोरिंग। चीन जो हमारी फैक्ट्रियां चुरा के ले गया था, हम उनको वापस लाना चाहिए, और भारत भी बिल्कुल वही कर रहा है। सो मेरा मानना है, अब ड्रिलिंग एनर्जी के बारे में भी उसने बात की है, फ्रैकिंग, जिसको फ्रैक्चर्ड ड्रिलिंग कहते हैं। तो याद है ना उसने क्या बोला था, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये पहली बार मेरा ख्याल 208 या 10 में ऐसे किसी में एक रिपब्लिकन कन्वेंशन ने यूज किया था। फिर सेरा पेलिन होती थी जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी बहुत साल पहले, उन्होंने भी कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल। फिर क्या हुआ, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ये बीपी कंपनी, ऑयल कंपनी, उनका एक टैंकर सिंक हो गया, तो बहुत स्पिल हो गया। तो फिर लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया कि आपका तो था ड्रिल बेबी ड्रिल, अब तो हो रहा है स्पिल बेबी स्पिल। तो उसको भी थोड़ा सा धक्का लगा, उसको रोक दिया। अमेरिकन आर वेरी इन्फॉर्म, वेरी गुड एट इन्वेंटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। अब उसने कहा कि आप शुरू करिए, बिकॉज ही वांट्स एनर्जी इंडिपेंडेंट। और जिस दिन ऑलरेडी ही इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, सऊदी अरेबिया का तेल खत्म हो जाएगा, शेल ऑयल अमेरिका के बहुत उसके पास बहुत है, हमारे पास भी है। जिस दिन सऊदी अरबियों का तेल खत्म हुआ, अमेरिका विल बी शहंशाह ऑल ओवर अगेन, क्योंकि तेल उसके पास रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स। और फिर क्लाइमेट चेंज टॉक से वो बाहर निकल गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में वो कहते हैं ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल एंड कोल, इनको बंद करो। वो जो दूसरी है, वो क्या है, वो वियर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है उसका, वो जो जनीवा में बैठती है, एक इथियोपियन है उसका डायरेक्टर जनरल, वियर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी अपने पहले टर्म में भी उसने छोड़ा था। उसने कहा कि मैं पैसे देने बंद कर रहा हूं एंड आई विल लीव इन 1 ईयर। लेकिन वो 1 साल का क्या कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उससे पहले जो बाइडेन ने आके रिवर्स कर दिया था। इस बार उसने नोटिस दे दिया कि टाइगर लोग अब जाइए और अमृतसर के छोले खाइए, बड़े स्वाद है, मैं जा रहा हूं वहां से। बिकॉज मैम लेट मी टेल यू,
The World Health Organization is a completely corrupt and useless संस्था। वो सब कुछ करते हैं लेकिन दुनिया के स्वास्थ्य की उनको कोई फिक्र नहीं है। जब पहली बार महामारी हुई थी, इनके जो महानिदेशक डॉक्टर फेडरॉस बेडरॉस ऐसे कुछ उसका नाम है, वो तो चाइना भागा गया। ओ मेरे मालिक टिंग टोंग पिंग पोंग, आप तो भगवान हैं मेरे, आप खुदा हैं दुनिया के, आपने कितना अच्छा काम किया, और लाखों लोग मर गए थे। उसने ये भी कहा कि चाइना से फ्लाइट्स को बैन मत करो। मैम, इन सब की हत्या इस आदमी के हाथों पे, और ढीठ की तरह अभी भी बैठा हुआ है। इतनी गालियां पड़ी हैं दुनिया में लेकिन इस्तीफा नहीं देता, और फिर भारत की मुखालफत करता था। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनमें ये खास बात है, उन्होंने इसको नाम दिया तुलसी भाई। तब से भारत का चमचा बन गया और चीन का दुश्मन बन गया, क्योंकि चीन के पास दौड़ा गया कि मेरे पैसे कहाँ हैं जो आपने वादा किए थे। चीन ने कहा जो तेरे से काम लेना था वो हमने काम ले लिया, अब तू जा, जो करना है खा, जा सड़क पे घूम, जो करना है वहां पे चने खा, जो चाहता है, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तो अब उनसे बड़ा नाराज हो गया, हमारा दोस्त बन गया। तो ये दूसरी महामारी जो अभी इसकी बात चल रही थी, चीन ने कहा कुछ नहीं है, ये उसमें बोला है पहली बार कि जी ये काफी सीरियस मामला है, हम इसको देख रहे हैं। सो ट्रम्प इज वेरी क्लियर, जिन संस्थाओं में विच आर नॉट जेन्युइनली इंटरनेशनल, चीन ने उन पर कब्जा कर लिया, मैं उन संस्थाओं को छोड़ रहा हूं। अब क्लाइमेट चेंज अच्छी बात है बुरी बात है, आई डोंट नो मैम, लेकिन ये वापस जाएगा अगर वो देखता है कि अमेरिका को फायदा, एवरी डिसीजन यही देखेगा कि अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, अब ये इसने ये जंग रुकवा दिया है ना गाजा में, बिटवीन इजराइल एंड हमास। रशिया के भी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है सर, रशिया को भी कहा कि डील ले लो और ये रशिया के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो उसने क्या बोला है कि ये उसने शुरू में दिखा था, अगर आप लोगों ने हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया मेरी इनॉग्रेशन तक, मैं जहन्नम बना दूंगा मिडिल ईस्ट को, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, एंड ही हैज द कैपेबिलिटी। लेकिन मैम अब एक्शन तो हो गया है, फिर हमारी तो ट्रेनिंग होती है, उसको एनालाइज करो, क्यों बोला है उसने, नेतन्याहू ने एक्सेप्ट क्यों किया है, हमास ने एक्सेप्ट क्यों किया है। हमास ने एक्सेप्ट इसलिए किया है, वो रीग्रुप करना चाहते हैं, थोड़ी जो बहुत उसकी बची ताकतें बढ़ाना चाहते हैं। नेतन्याहू कहता है देखो अब मैंने इनको जितना ठोकना था ठोक दिया है, अब मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा ध्यान ईरान पे है। ईरान इस समय बहुत कमजोर है। हाँ, अपने लोगों को बताने के लिए जी हमने ये मिसाइल बनाई है, ये सबमरीन बनाई है, ये रॉकेट बनाया, हम चंद्रमा से ये करेंगे, सूरज से ये करेंगे, ये सब क्या हमने देखी है ईरान की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये अपने लोगों को खुश करने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। यहां तक कि उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर टॉक्स करने को तैयार हूं, जो उन्होंने खुद सस्पेंड कर दी। तो मेरे को लगता है नेतन्याहू एक हफ्ते के अंदर में, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 तारीख जनवरी 2025 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसको दोबारा रिपीट करिएगा, 1 या 2 हफ्ते के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ठोकेंगे ईरान को, और ट्रंप साहब को एमीर ऑफ कतार जो बड़ा फुदकते हैं, और हमास का जो भी लीडर, और नेतन्याहू को देख लीजिएगा नोबेल पीस प्राइज भी मिलेगा कि आप लोगों ने जी शांति वहां पर कायम करिए, ये अग्रीमेंट चलने नहीं वाला। मैं 4 देशों में तो मैंने देखा है कि स्याही सूखती नहीं है तो ये पीस डील्स टूट जाती है। ये सिर्फ सीज फायर है, ये पूरा अग्रीमेंट। क्या इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज छोड़ेगा? नहीं। क्या इजराइल वो सेटलर्स जो हैं उनको वापस बुलाएगा? नहीं। क्या इजराइल अपनी आर्मी को बिल्कुल पीछे हटा लेगा? नहीं। क्या हमास, हिजबुल्लाह और हूती मान जाएंगे कि इजराइल को जीने का अधिकार है? नहीं। क्या ईरान कहेगा कि चल इजराइल तू बड़ा अच्छा यार, चल डार्लिंग चलो हम लोग साथ साथ रहते हैं? नहीं। सो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, आई डोंट सी एनी चेंज। तो ये उसकी प्रायोरिटीज हैं मैम, वेरी क्लियर। ही सेज, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लेट अस वर्क फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ही इज अ मैन ऑफ पीस, आवर प्राइम मिनिस्टर, सो इज ट्रम्प। वो जंग नहीं चाहता है, because he wants development। लोग कहते हैं जी उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, और डिफेंस इंडस्ट्री तो हथियार बनाती है, सड़कें नहीं बनाती। He wants to spend that money for building roads। अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग, वो नए एनर्जी के पावर प्लांट्स ये बनाना चाहता है, प्राइसेस कम करना चाहता है, फैक्ट्रीज वापस लाना चाहता है। सो ही इज गुड फॉर अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत का नारा है श्रेष्ठ भारत। दोनों बार मैं वहीं था, एक बार जब प्राइम मिनिस्टर गए थे ह्यूस्टन हाउडी मोदी के लिए, और दूसरी बार नमस्ते ट्रम्प के लिए आए थे। मैम, the personal chemistry नहीं होते, not even brothers, I would say
जो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर अवर BFF जो कहते हैं हम लोग, वैसे लगते हैं एक दूसरे। ट्रम्प पहुंच गया हाउडी मोदी में, हाथ पकड़ के दोनों घूम रहे हैं, पीएम साहब बोला आपकी बात, ट्रम्प सरकार, एटसेट्रा। वंडरफुल थिंग, दे हैव अ वेरी वार्म पर्सनल रिलेशनशिप, और वो ट्रांसलेट होगी। अब ये ठीक है, अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, एटसेट्रा, लेकिन ट्रम्प इज वेरी क्लियर, जो उसके इंटरेस्ट में है, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, और अगर वो भारत के इंटरेस्ट में भी है, बल्ले बल्ले हम इसको करेंगे। टैरिफ्स की बात करता है, वो चाइना के अगेंस्ट। जी जी, एक सेकंड में, क्योंकि आपने डीप स्टेट का जिक्र किया, हमने देखा कि बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान दिया था, अभी हिंडनबर्ग की दुकान बंद हुई, अभी मैंने सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन फार्मर्स एजुटेशन में जो अनशन था वो हमने टूटते हुए देखा। आई डोंट नो वेदर दे आर कनेक्टेड और नॉट, बट बात बहुत सारी हो रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को भी डिसमेंटल करेंगे, आपको लगता है ये? या इन्होंने अब मैं आपको समझा देता हूँ, लोगों को मालूम नहीं है डीप स्टेट क्या है। जब इसका पहला टर्म था, इसने कहा आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वॉम्प, जो दलदल है वॉशिंगटन की, मैं उसको साफ करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर पाया था। डीप स्टेट ही इसके अगेंस्ट हो गया। मैम, इस बार जो उसका विक्ट्री का मार्जिन था, वेरी इंप्रेसिव, वो स्विंग स्टेट्स वगैरह सब ये जीत गया था। इसीलिए जब ये हारा था, बाइडेन ने इसको हराया था, इसने क्या कहा था कि आप लोगों ने इलेक्शन मुझसे चुरा ली है, मैं जीता हूं। और इस बार की रिजल्ट देख के मेरे माइंड में भी ये संदेह है कि शायद ये सच बोल रहा था कि चुरा ली थी डीप स्टेट ने इससे। अब डीप स्टेट कौन है? डीप स्टेट वो लोग हैं, अ पैरेलल गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की परवाह नहीं करते, बट ये बहुत पैट्रियोटिक लोग हैं, हमारे देश में भी हैं। मे बी आई एम डीप स्टेट, जो भारत से बहुत प्यार करते हैं, अपने देश को सबसे नंबर 1 देखना चाहते हैं। इसमें मिलिट्री है, इसमें डिफेंस वाले हैं, इसमें FBI है, इसमें CBI है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसमें मीडिया है। आप भी डीप स्टेट हो सकती है कि भाई कल भारत के प्रधानमंत्री ने हु इज इलेक्टेड कहा कि भाई ये करना है, डीप स्टेट कहता है ये हमको नहीं करना। वो नहीं था बराक हुसैन ओबामा, आई स्ट्रेस बराक हुसैन ओबामा, उसने क्या बोला था? मैं ग्वांटानो बे का जो प्रिजन है बंद कर दूंगा। 8 साल में तो टाइगर तू बंद नहीं कर पाया, डीप स्टेट ने तुझे बंद नहीं करने दिया। तो बराक ओबामा थोड़ा जाके वहां ताला खोल देगा और बोलेगा जी बंद कर दिया। किसी को तो करना पड़ेगा, वो उसके मिलिट्री को करना पड़ेगा। बोले हम नहीं करेंगे, तू क्या कर लेगा? सो दिस इज द पावर ऑफ द डीप स्टेट। दे आर कमिटेड टू अमेरिका, they want America to be the most powerful country in the world, but they disagree जो चुना हुआ राष्ट्रपति है। अगर उनको लगता है ये ऐसा कुछ कर रहा है, रूस के साथ दोस्ती करना चाहता है, ये हमें गवारा नहीं है, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। हमें तो एक जंग चाहिए, और वो बेवकूफ एक मिल गया है, क्या नाम है उसका, यूक्रेन वाला, बेगिंस्की, भीख मांगता रहता है, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ। तो क्लाउन जो है, सर्कस का जोकर, कहता है मैं राष्ट्रपति हूँ। तो वो जो बेगिंस्की है, क्लाउनिंस्की, जो भी उसका नाम है, तो वो व्यक्ति जो है वहां पर इनको एक अच्छा बकरा मिल गया है। कहता है जी आई विल फाइट टू दिस लास्ट यूक्रेन, मेरा देश बर्बाद हो जाए पर पापा जो बाइडन, मैं आपके बूट पॉलिश किया करूंगा। जो बाइडन कहता है बड़ी अच्छी बात है, करता रहे, मरते रहे, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरे को मैं इतने $100 मिलियन, $200 मिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन में अनाउंस करता रहूंगा, पैसा अमेरिकन कंपनीज को जाएगा, वो नए हथियार बनाएंगे, और जो पुराने बचे खुचे टूटे फूटे हथियार है वो तेरे को दे देंगे, तू भागना करियो, और रूस तेरे को ठोकता जाएगा। तू कहता है आई विल फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन, मैंने तेरी बात मान ली, मर जाओ, मेरा क्या जाता है, नो अमेरिकन आर डाइंग ओवर देयर। तो डीप स्टेट शायद इसकी मुखालफत करेगा पीस डील की बात की, इसीलिए उन्होंने पुतिन से भी कहा है कि अब आप जो है इसको बंद करिए, और बंद करने का एक ही तरीका है, मेरा मानना है, ये जेलेंस्की को बोलेगा कि भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं आपसे फोन पे भी बात की थी, आपका भोजन बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अब फिर मिलेंगे 25-30 साल। वो चला जाएगा, एंड यूक्रेन विल कोलैप्स विद इन 24 आवर्स। जो सर्कस का जोकर है ये छोड़ के भाग जाएगा, भागेगा और जाएगा जहां पे भी वो मैरीलैंड में जो उसके ताऊजी हैं, जो बुटन साहब रहते हैं, वहीं जाके बसेगा, खाना वाना बनाएगा, कुछ करेगा, हंसी मजाक करेगा, किसी नाइट क्लब में स्टैंड अप कॉमिक बन जाएगा। दिस इज, आई सी दिस हैपनिंग, ही इज गोइंग टू अबैंडन यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन इज अ यूरोपियन वॉर, इट्स नॉट एन अमेरिकन वॉर, वो यूरोप की समस्या है। और उनसे कह रहा है कि भाई अभी तक तो हमने आपको छतरी दे रखी थी डिफेंस की, आपने पूरा फायदा उसका उठाया है, आपने पैसे नहीं दिए, अब आप लो, मैं मुफ्त में क्यों करूं? अमेरिकन ट्रूप्स, व्हाई शुड दे गेट इन्वॉल्वड इन फाइटिंग योर वॉर्स? ये बड़ी अहम बात उसने कही है, जंग आपकी है, मैं बीच में क्यों इन्वॉल्व हूं? So these are the things that he's talking about. He's going to shake up the existing order. अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी साइक्लिकल होती है,
एक टाइम पे हर दुनिया की हर समस्या में उंगल देंगे, उसके बाद वो विड्रॉ करते हैं फॉर रिक्यूपरेशन, सेल्फ करेक्शन। ये अमेरिका में बहुत बार हमने राउंड गोल गोल घूमती है उनकी फॉरेन पॉलिसी। और मेरा ख्याल अब टाइम आ रहा है व्हेन अमेरिका पीछे हटेगा, विड्रॉ करेगा अपने अंदर और अपनी ताकत को, अपनी डोमेस्टिक ताकत को, इकोनॉमिक ताकत, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल जो इस समय क्लीवेज वहां आ गया, सोशल सोसाइटी में जो टूटे हैं, भाई मेल फीमेल होते हैं, कोई थर्ड जेंडर नहीं होता एक्सेट्रा, उसको हील करेगा। और ये कर रहा है क्योंकि बाइबल बेल्ट, मिड वेस्ट और डीप साउथ वो पूरी तरह से सहमत है। यू नो, जो इसने पहले दिन भाषण दिया, ही हैज समथिंग फॉर एवरीबॉडी, यंग पीपल के लिए, ब्लैक्स के लिए, हिस्पैनिक्स के लिए, बाइबल बेल्ट के लिए, अपने लोगों के लिए, सब के लिए इस आदमी के पास कुछ है। बस वो जो क्या नाम है वो कनाडा का डस्टबिन, क्या नाम था उसका, भूल गया मैडम, जो बकवास बहुत करता था, डस्टबिन ट्रूडो, वो तो चला गया वहां से और आजकल एक शब्द नहीं बोल रहा ना, उसको बुलाया। अब ये देखिए बेगिंस्की की बात, वो इंटरव्यू देख रहा था मैं उसका, टेड लिपमैन या ऐसी किसी कोई नाम है उसका, वेरी फेमस अमेरिकन पॉडकास्टर, तो उससे कह रहा था, हाँ भाई अब मैं सोच रहा था कि जाऊं कि नहीं, वॉशिंगटन में बुलाया तो था मेरे को, लेकिन मेरा देश में जंग हो रहा है तो मैंने उचित नहीं समझा जाऊं। अरे 18 बार तो तू 2024 में देश छोड़ के चला गया था बाहर तफरी करने के लिए, अब एकदम से क्यों? और फिर ट्रम्प जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रम्प के सुपुत्र, क्या बोले कि 3 बार इसका राजदूत आके मेरे सामने लेट गया, रोया फूट फूट के कि मुझे बुला लो, मेरे राष्ट्रपति को बुला लो। हमने नहीं बुलाया, हमने टर्न डाउन कर दिया। तो ये चीजें होती है, और ये कहने की जरूरत क्या थी? यानी कि जो कुछ बचा खुचा लोगों का विश्वास है इस बेगिंस्की में, वो भी खत्म। ये आदमी झूठ बोलता है, ये झूठ बोलने का फायदा क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, आप लोग पकड़े जाते हो क्योंकि बहुत से प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये मालूम नहीं कौन कब अपना मुंह खोल देगा। So this is what Trump is going to do. He's going to focus on America. वो अमेरिका को सिक्योर बनाएगा, अमेरिका को सेफ रखेगा। 9/11 फिर कभी नहीं होगा। और भारत में भी मैम, हम लोग क्या करते हैं ये तो आप जान, हम तो चाणक्य की संतान है मैम, हम 26/11 दोबारा कभी नहीं होने देंगे। अच्छा साहब, मार्को रूबियो जिनके लिए कहा जाता है, जो कि नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रो इंडिया है, और इसका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल में बात करूं तो इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, और जाहिर तौर पर बांग्लादेश, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का खुद का अपना स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदूज को लेके बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। बांग्लादेश के लिए को उन्होंने केओस में बताया था उस वक्त। तो डोनाल्ड ट्रम्प की इस इनॉग्रेशन के बाद एज यूएस प्रेसिडेंट, आप क्या बांग्लादेश में सिचुएशन को चेंज होते हुए रिएक्ट या पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे? फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश की आर्थिक हालत बड़ी खराब है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनके पास ऊर्जा नहीं है, हमसे भीख मांगते हैं, खाने को नहीं है, हमसे भीख मांगते हैं। हमने अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए कि बांग्लादेश को हम सजा दें, हमारा ये सिस्टम नहीं है। हम तो पता ना चाणक्य की संतान है, बड़ा सोच समझ के चलते हैं। वो हमको गाली देता है, हम वापस गाली नहीं देते, हम कहते हैं भाई सोच लो आप क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन अगर जिस तरह से जो बुढ़न ने, जब पीएम ने यूक्रेन में जो जंग हो रहा है रूस को कंडेम करने से हम लोग संकोच कर रहे थे, उसने कहा इंडिया की पोजीशन शेकी है। बाद में हमसे कहता है आप लोग जाके पुतिन से क्यों नहीं बात करते? तो हमने कहा टाइगर आप क्यों नहीं बात करते? कहते मैंने तो गाली दी है पुतिन को, मुझसे अब बात नहीं करेगा। तो किसने बोला था गाली देने? हमने गाली नहीं दी ना, जेलेंस्की को दी, जबकि जेलेंस्की के लोगों ने भारत को गाली दी थी, तो हमने कुछ नहीं कहा। हम लोग बहुत मैच्योर हैं डिप्लोमेसी में। हमने कहा वो बोल रहा है बोलने दो, वो बड़ा एक्साइटेबल आदमी है, उसके ऊपर स्ट्रेस है, ये है वो है, टेंशन है। तो ये मेरा मानना है मैम कि बांग्लादेश का इस समय, वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूसुफ खान नहीं, मैं भूल जाता हूँ उसका नाम, जो चीफ एडवाइजर टू हिमसेल्फ है, सरकार तो है नहीं, चीफ एडवाइजर है, वो चला जाएगा। बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है, बेसिकली क्यों जाएगा? ट्रम्प को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी शेख हसीना की, जिसको कहते हैं बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसका जो शहजादा लंदन में है, वो कहता है जी मैं तो आज सुबह प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। और ये जो यूसलेस खान है, ये कहते हैं जी आप 5 साल तक बैठे रहो, तब तक मैं चीफ एडवाइजर हूँ। ये आपस में हो गया, आर्मी चीफ बात नहीं करते इससे। अभी तक बांग्लादेश की फौज ने अपनी कोई चाल नहीं चली है, लेकिन मेरा मानना है अगर स्थिति इसी तरह से चलती रही, उन्होंने यही कहा है बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक बयान में कि पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्टोर करिए, का मतलब इलेक्शंस कराइए, और जो फिर पॉलिटिकल सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर हम करेंगे जो हमको करना चाहिए। सो बांग्लादेश में ट्रम्प को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ये चला जाएगा। और सुना है कि क्लिंटन साहब को या मिसेस क्लिंटन को खनसामा की जरूरत है, ये जो मोहम्मद यूनुस खान है वहां जाके उनकी खनसामागिरी करेगा और मच्छर झोल बनाएगा, जो कुछ है, यूजलेस कैरेक्टर।
पाकिस्तान का जहां तक है, ट्रंप ने अपने पहले टर्म में क्या ट्वीट किया था, विद इन 1 वीक ऑफ टेकिंग ओवर, ये पाकिस्तान तो बदमाश है, अरबों डॉलर हमसे खा गए हैं, और तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं, आतंकियों को भी सपोर्ट करते हैं, और हमें भी कहते हैं जी हम आतंक से लड़ रहे हैं। ही डज नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल, दुनिया में कोई उन पर भरोसा नहीं करता। तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम, क्योंकि उनकी हालत हर रोज और बिगड़ती है, लेकिन वो जो 22 परिवार हैं वो बड़े खुश बैठे हैं जो देश को चलाते हैं। आम आदमी जब मुंह खोलता है, देखिए ये बात ठीक नहीं है, चुप, इस्लाम, इस्लाम, मुंह में इस्लाम भर ले फिर भर जाएगा। तो ये दिस इज, वो क्या बोला था कार्ल मार्क्स ने कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, और उनमें जब शक्ति नहीं होती, पेट खाली होता है, तो उसमें भरते जाओ रिलीजन रिलीजन रिलीजन, और अगले जो दुनिया है वहां पर ये एक ही धर्म है जो आपको यहाँ पर भी कुछ देता है और वहां पर भी प्रॉमिस करता है। जैसे मालूम है वहां कौन कौन बैठा है, ये मुझे मालूम नहीं है, वो इनको पता है कि वहां कितनी हुरियां बैठी हैं और कितने लोग बैठे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेरा फीलिंग है दैट ही इज गोइंग टू इग्नोर पाकिस्तान, जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं। हमने तो ट्रिपल लॉक कर दिया है, आइसोलेटेड डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैंगुलेटेड इकोनॉमिकली, एंड लैक ऑफ कोहेजन इंटरनली। ये चीजें देख के पाकिस्तान की, ट्रम्प भी उनको इग्नोर करेगा, उसकी प्रायोरिटी नहीं है। और उसके बाद एटम बॉम्ब है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं। प्रायोरिटी उसकी रहेगी ईरान के पास नहीं बॉम्ब आना चाहिए, प्रायोरिटी उसकी ये रहेगी कि इमिग्रेशन बंद हो गई, इलीगल इमिग्रेशन। प्रायोरिटी उसकी ये रहेगी कि चीन से अगर मैं भिड़ूंगा, एक देश है जो मेरा समर्थन कर सकता है और जिसमें ये ताकत है कि आंख से आंख मिला के उनसे बोले आजा टाइगर। वो देश साउथ अफ्रीका नहीं है, वो भूटान नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो पेरू नहीं है, वो देश भारत है, ये वो जानता है। लास्ट क्वेश्चन है सर, एंड देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। अभी आपने जिक्र किया कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके लिए अमेरिका इज द फोकस, जैसे नेचुरली प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इंडिया इज द फोकस। वो मागा की बात करते हैं, यहाँ हम श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं जी। अब दो ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी अपनी कंट्रीज को सबसे आगे रखते हैं। वी नो अबाउट देयर केमिस्ट्री, वी नो हाउ वेल दे गेट अलोंग, बट एक्चुअली दोनों का गोल तो अपनी अपनी कंट्रीज को आगे लेके जाना है। तो उस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तुम वो करो जो तुमने करना, मैं वो करूंगा जो हमने करना। कितने सालों से एक किताब पढ़िएगा, स्ट्रेंज डेमोक्रेसी, प्रोफेसर का नाम भूल गया हूँ, कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी को ज्यादा उसका ढोल नहीं पीटना चाहिए। बेसिकली आप वो कर रहे हो, आपका फोकस एरिया मिडिल ईस्ट है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और चाइना के साथ है। मेरा फोकस एरिया चाइना पे, यहाँ पे हमारी कन्वर्जेंस है, हम मिलकर ठोकेंगे उनको। अब साउथ अमेरिका में मेरा क्या लेना देना, आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान में। यू लीव मी टू डील विद माई इशूज, आई लीव यू टू डील विद योर इशूज, और जहां कन्वर्जेंस होती है हम मिलके उनका सामना करेंगे। दिस इज अ वेरी मैच्योर पॉलिसी। मेरा कल ट्रम्प साहब भी सीखे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, as we are concluding this conversation, मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में दोनों बच्चे हमारे वहां रहते हैं, न्यूयॉर्क में। तो एक दिन मैं वहाँ पार्क में बैठा हुआ, मेरा होता है शाम को मैं जाके थर्मस फ्लास्क में मेरी पत्नी चाय बनाती है, वहां जाके पार्क में बैठ के पीता हूँ, बहुत मजा आता है। इंडियन चाय से मुझे बहुत आनंद है। और मैं किताब पढ़ रहा था, चाणक्य नीति। और मेरे एक मित्र है मैम, वो फॉर्मर सेनेटर है, तो मुझसे पूछे क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा सर दिस इज चाणक्य। वो चाणक्य, दैट ग्रेट इंडियन डिप्लोमेट। मैंने कहा यस सर, ये उसकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ, मे आई हैव अ कॉपी। फिर अगले दिन मुझे फोन करके कहता है कैन आई कीप इट, मुझे आगे किसी को भेजनी है। अब वो रिपब्लिकन था, किसको भेजिए, मैंने नहीं पूछा, मेरा काम नहीं। बट वो किताब मेरे पास वापस नहीं आई, अब किसके हाथ लगी है मुझे मालूम नहीं। लेकिन ट्रम्प की जब मैं स्पीच सुन रहा था, उसमें बहुत सी ऐसी चीज थी जो मुझे चाणक्य के बारे में याद करा रही। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने वो किताब पढ़ी है या उसके किसी एडवाइजर ने पढ़ी है, बट देयर इज इंटरेस्ट, देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट भारत में। ये कल्चर और रिलीजन और फिलोसफी ये सब ठीक है, पर आपकी आर्थिक ताकत, आपकी मिलिट्री ताकत, आपकी डेमोग्राफिक ताकत, आपकी यूथ ताकत, आपकी टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अमेरिका को बहुत इंप्रेस करती थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो आगे भी चलेगी, और भारत के जो अपने गोल्स हैं, भारत उनको हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश भी करेगा और उन्हें हासिल भी करेगा। इसी नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, अम्बेसडर वोरा, आपने टाइम दिया और इतना इतना बारीकी के साथ, इतनी महीनता के साथ आपने पूरा इसे डाइजेक्ट किया है, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेके और तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो है। थैंक यू। जो भी इसे देखेंगे,
पूरे तरीके से, जिसको कहते हैं ना एक्सरे कर देना किसी चीज का, आपने वो बिना किसी एक्सरे मशीन के ही कर दिया अपने शब्दों से। तो बहुत रेडियोलॉजिस्ट अपनी एक्सरे मशीन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी नमस्कार, जय मच। हिंद, जय भारत। जय भारत, भगवान आपके साथ। यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू मैम, थैंक यू।